हेलो एवरीवन। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 12 सेकंड चैप्टर, और हमने अभी तक पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, सेल इक्वेशंस लिखनी कि कैसे हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, मोलर कंडक्टिविटी क्यों वो डिक्रीज़ करती है, कोलराश लॉ कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो जो ग्राफ बना था लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस ए रूट सी, उसका वेरिएशन कैसे था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। पहले तो हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था। अब क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज का लिया जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगी। और उसमें क्या था, गैल्वेनिक सेल में अंदर सेल के अंदर क्या हो रही थी, रिएक्शंस हो रही थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या करेंगे, बाहर से वोल्टेज देनी पड़ेगी, तब केमिकल रिएक्शंस होंगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके और केमिकल रिएक्शन करवाना। और उसमें क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे हम, ठीक है। तो द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्रीज़। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी, क्योंकि ये हमारी जो इन्वर्टर बैटरीज़ या फिर कार बाइक और ये बैटरीज़ वगैरह होती हैं वो इसी प्रिंसिपल पे चलती हैं, ठीक है। किस पे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस पे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब सबसे सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बन सकता है, जिसके अंदर 2 कॉपर की स्ट्रिप होंगी, जो उनके एक्वस सॉल्यूशन, इनका एक्वस सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर देंगे हम। एक डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रोड्स पे, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और फिर क्या होगा, Cu2 प्लस आयन का डिस्चार्ज होगा कहाँ पे, कैथोड पे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें यही मेन डिफरेंस है, गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पे इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज हो रहा था, तो इसी वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, कैथोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो ये रिएक्शन है ये हो जाएगी, क्या होगी कि Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, CuSO4 के अंदर Cu2 पॉजिटिव है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉल्वेंट में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, और जो कॉपर मेटल है कहाँ पे, कैथोड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, ठीक है, एट एनोड। और एनोड के ऊपर क्या होगा, कॉपर कन्वर्ट हो रहा होगा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, कॉपर से कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। थस द कॉपर इज डिजोल्व्ड ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। तो क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड के ऊपर, और वो डिजोल्व हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है एनोड पे, एंड डिपॉजिटेड एट कैथोड। और रिडक्शन होके कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे जिंक रिड्यूस हो रहा था ना, और कॉपर क्या हो रहा था, इंक्रीज, डिपॉजिट हो रहा था, किसमें, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल के अंदर। दिस इज़ द बेसिस फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। और यही बेसिस होता है, इसी वजह से क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ताकि जो इम्प्योर कॉपर है एनोड के ऊपर वो डिज़ोल्व हो सके
और फिर हमें कैथोड के ऊपर क्या मिले, प्योर कॉपर, क्योंकि वो वहाँ से डिज़ोल्व होता जाएगा, आयंस के अंदर टूटता जाएगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है ना। तो जो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हुआ है कॉपर 2+, तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा, हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। Many metals like Na, Mg, Al are produced on large scale by electrochemical reduction of their respective cations, where no suitable chemical reducing agent are available for this purposes। मतलब क्या हुआ, जो सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, ये मेटल्स होते हैं ना, बहुत सारे मेटल्स, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इसी मेथड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन का, उनके रिस्पेक्टिव केटाइन के साथ। और इसमें क्या होता है, बाहर से कोई भी केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं होता, तो वो नहीं यूज़ होता, ठीक है। Sodium and magnesium metals are produced by electrolysis of their fused chlorides, and aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxide in presence of cryolite। अब जो मेटल्स जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका, उनके क्लोराइड्स का, जैसे NaCl और MgCl2 का, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है वो प्रोड्यूस होगा किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, Al2O3 से, इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि ये और होती है ना, इस वजह से। अब है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जो फैराडे के लॉ आते हैं ना, 2 लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, वो पढ़ेंगे अब हम। देखो, जो माइकल फैराडे है ना, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो क्या होगा। मतलब ऊपर तक तो हम ये पढ़ रहे थे ना बस, कि एनोड पे रिडक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोड होगी वो डिग्रेड हो रही है, और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है और कितना मास डिग्रेड हो रहा है। तो फैराडे ने वो क्या था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होंगी, मतलब कितना क्या हो रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें बताएगा। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फैराडे। और फैराडे ने ही बताया था क्या, कि क्या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। फैराडे के कौन कौन से 2 लॉ थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, जिससे हम मेटल का वेट निकाल सकते हैं। देखो, जो फर्स्ट लॉ था ना, वो ये बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। मतलब फर्स्ट लॉ ने ये कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो करंट है, जो पास हुआ है केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कितनी रिएक्शन होगी किसी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो करंट के द्वारा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कि कितना करंट फ्लो हुआ है। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपको, तो आप क्या कर रहे हो, 50 एम्पेयर करंट पास कर रहे हो 1 आवर के लिए, और इसमें जो टाइम होगा वो सेकंड्स के अंदर यूज़ करना है हमें, ठीक है। करंट एम्पियर के अंदर यूज़ होगा। अब है सेकंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल होंगे उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। हाँ, ये आगे दिखा तो रखा है, मुझे लगा कहीं फॉर्मूले ना लिखे हो। तो जो सेकंड लॉ है ना, वो ये बताता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेट हो रहे हैं ना,
सेम क्वांटिटी ऑफ करंट से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, जैसे कि 2 कंटेनर हैं साथ में, ठीक है, 2 डिब्बे ले रखे हैं और दोनों से हमें सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करना है, तो जो उनका वेट होगा ना, इक्विवेलेंट वेट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट किसे लिखते हैं हम? एटॉमिक मास और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड। देयर वर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम। मतलब फैराडे के टाइम पे क्या था, कोई भी कांस्टेंट करंट सोर्सेज नहीं होते थे। द जनरल प्रैक्टिस वाज टू पुट अ कॉलमीटर, a standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal, generally silver or copper, deposited or consumed। मतलब जब फैराडे का टाइम था ना, उस टाइम पे कोई कांस्टेंट करंट के सोर्स नहीं होते थे। मतलब कांस्टेंट करंट के सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जिससे कांस्टेंट करंट पास हो, मतलब एक ही अमाउंट का, जैसे 20 एम्पियर है तो सिर्फ वो 20 एम्पियर ही पास होता रहे। उस टाइम ये नहीं थे, तो इसी वजह से वो क्या यूज़ करते थे, कॉलोमीटर यूज़ करते थे, एक्सटेंडेड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिससे क्या डिटरमाइन होता था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास हो रही थी अमाउंट ऑफ मेटल से, मेटल के अमाउंट से, जो कि डिपॉजिट हो रहा था या फिर कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, हाउएवर जो कॉलमीटर था आर नाउ ऑब्सोल्यूट, मतलब अब क्या है, कॉलमीटर अब ऑब्सोल्यूट पाए जाते हैं। वी नाउ हैव कांस्टेंट करंट सोर्सेज अवेलेबल, मतलब अब के टाइम पे हमारे पास क्या है, ऐसे सोर्सेज प्रेजेंट है जो कांस्टेंट करंट, जैसे 20 एम्पियर करंट पूरी रिएक्शन में देना है तो वो 20 एम्पियर करंट ही देगा, ज़्यादा या कम नहीं, फ्लक्चुएशन नहीं होंगे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू, और जो इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है उसे क्यू से ये रिप्रेजेंट कर रखा है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास्ट किसके इक्वल होगी, करंट इनटू टाइम, कि कितना करंट कितने टाइम के लिए पास होगा। ठीक है, वही क्यू के इक्वल होगा। अब क्यू इज इन कूलम्स, क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वो कूलम्स के अंदर मेज़र की जाएगी। आई क्या है, करंट, करंट एम्पियर में होगा। टाइम क्या है, सेकंड्स के अंदर मेज़र किया जाएगा। जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब कितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के। जैसे कि एग्जांपल, Ag पॉजिटिव एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे क्या पता चला कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा किस चीज़ के लिए। अब ये क्या कर रहा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होगा, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस, मतलब 1 मोल सिल्वर आयन के रिडक्शन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया जाएगा। वी नो दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6021 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हमें क्या पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने के इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, Na की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। यूनिट्स का ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है, क्योंकि फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट्स मार्किंग स्कीम में अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, उससे क्या निकल के आया, सी की वैल्यू आ गई 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे।
अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास हुई उसे क्या बोलेंगे हम, फैराडे। ठीक है, एक फैराडे को अप्रोक्स 96500 कूलम पर मोल भी लिखा जा सकता है। अब जैसे कि ये दो रिएक्शन है, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, मतलब Mg2 प्लस को Mg में कन्वर्ट होने में कितने इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं ना, तो कितना चार्ज, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी, 2F। ठीक है, 2 फैराडे चाहिएंगे, मतलब जो इसका फॉर्मूला होगा ना वो होगा N और F कि कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए, वो होगी N इंटू F। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3F चार्ज चाहिएगा। F की वैल्यू याद है ये आपको 96500, और N कितना हो गया 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस वजह से। अब इसकी जगह Na पॉजिटिव होता तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो 1 फैराडे आंसर आ जाता। ऐसे ही कॉपर होता तो 2 फैराडे, क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव होता, उसे Fe के अंदर कन्वर्ट होना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक सबसे इजी पार्ट है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ ऑब्वियस, तो ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना कि कितना मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रखी है उसके। ठीक है, दे क्या क्या रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट, लेकिन जो टाइम है आपको सेकंड में वो करना है 10 इंटू 60। ठीक है, तो 600 सेकंड हो गया। अब चार्ज किसके इक्वल था, Q इज इक्वल टू IT था ना, I की वैल्यू कितनी है 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना दे दिया इन्होंने 600 सेकंड, तो क्या आंसर आ गया 900 कूलम। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन है। Cu2 पॉजिटिव आयन्स 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट होंगे, तो हमें कितना फैराडे चाहिए, 2 फैराडे चाहिए ना, 2 इंटू 96500 कूलम। किसके लिए, 63 ग्राम ऑफ कॉपर के, मतलब 1 मोल कॉपर के लिए कितने चाहिए, 2 फैराडे, तो 900 कूलम के लिए कितने चाहिएंगे, कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने कि जैसे 10 बनाना है उसका प्राइस कितना है 90 रुपीज़ है, तो एक बनाना का कितना होगा 10, 90/10 हो जाएगा। इसका मतलब एक बनाना कितने का है, 9 रुपये का है। ठीक है, और इसी 9 रुपये के बाद एक बनाना का प्राइस 9 रुपीज़ आ गया। अब हम कितने भी निकाल सकते हैं, जैसे 50 बनानाज है तो 9 इंटू 50 कर देंगे। उसी तरीके से ये है कि 2 फैराडे यूज़ हुए थे ना, तो 2 फैराडे 2 इंटू 96500, तो इससे आ जाएगा कि 900 कूलम के लिए कितना यूज़ होगा, 63 इंटू 900 डिवाइड बाई 2 इंटू 96500 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 2 फैराडे बाय में 2 फैराडे, हाँ सही है बिल्कुल। तो ये ऐसे करने हैं, है तो इजी ना। पहले तो हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अगर करंट और टाइम दे रखा हो तो, अगर चार्ज और टाइम दे रखा हो तो करंट निकाल लेना पहले। ठीक है, और उससे चार्ज कितना कूलम में निकलाएगा, और फिर इक्वेशन दे रखी होगी उससे ये निकाल लेना कितने फैराडे चाहिए, और फैराडे भी किस में होता है, कूलम पर मोल। उससे आंसर आ जाएगा निकल के कि 900 के अंदर इतने थे, 63 इंटू 900, और फिर 2 फैराडे के अंदर कितने होंगे, डिवाइड बाई 2 फैराडे हो जाएगा। तो उससे आंसर आ गया आपका। इसकी मतलब ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आएंगे, बस वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे 10 मिनट की जगह 20 मिनट कर दिया, 1.5 एम्पेयर की जगह आपको दे दिया 5 एम्पेयर चार्ज, कॉपर सल्फेट की जगह दे दिया आपको एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसी तरीके से आता है।
अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस मटेरियल पे जिसे हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जो करंट पास करके जिसका हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवा रहे हैं। द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं। इफ़ इलेक्ट्रोड इज़ इनर्ट, अगर इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, जैसे कि इनर्ट कौन से थे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। It does not participate in the chemical reaction and acts only as a source or sink for electrons। और ये किसका काम करते हैं, सिर्फ सोर्स या फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ़ इलेक्ट्रोड इज़ रिएक्टिव, अगर इलेक्ट्रोड क्या है, रिएक्टिव है, तो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर। और जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है मे बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट। और रिएक्टिव और इनर्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिफरेंट होगा, क्योंकि एक तो वो हो रहा है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, एक वो हो रहा है इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दोनों का अलग अलग होगा। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन different oxidizing and reducing species present in electrolytic cell and their standard electrode potential। अब जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का वो किस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज़ के ऊपर, जो किस में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखो जैसे एक मेटल है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक उससे कम है, तो उस पे वैल्यू पे भी तो डिपेंड करेगा ना। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, मतलब दूसरे का रिडक्शन पहले करवा दे, खुद का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी रिएक्शन तो पहले होगी ना दूसरे वाले से। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, और रिड्यूसिंग स्पीशीज़ पे भी, कौन पहले जल्दी रिड्यूस हो जाए, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन खाने की भूख ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वो करेगा। मोरोवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑल्दो फिजिबल आर सो slow kinetically that at low voltages these do not seem to take place and extra potential has to be applied which makes up processes more difficult to occur। लेकिन जो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो फिजिबल तो होते हैं, मतलब वो होंगे, लेकिन क्या होंगे, काइनेटिकली स्लो होंगे, उनका रेट क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। लोअर वोल्टेजेस दिस डू नॉट सेम, इस तरीके से कि जो कम वोल्टेज अगर दी गई ना, कम करंट दिया गया, तो वो रिएक्शन नहीं होंगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हम देंगे ना उसे ही बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो रिएक्शन हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आपके एग्ज़ाम है और आप डीमोटिवेटेड हो, ठीक है, आपको ये तो है कि हाँ हमें पास होने के लिए पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ते तो हो, लेकिन क्या होते हो, अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स और जो टीचर्स हैं वो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो, बाहर से मोटिवेशन देते हैं ना। इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रोड ये काइनेटिकली है ना कम फिजिबल है, मतलब खुद से है ना बहुत, इनका रेट कम है, तो ये बाहर से क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल डाल देंगे जिसकी, और उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम, ओवर पोटेंशियल। जैसे बाहर से अगर मोटिवेशन देते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसी तरीके से ये है। तो इस वजह से क्या हो गया, डिफ़िकल्ट तो था लेकिन हो गया वो प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी यूज़ मोल्टन NaCl, जैसे कि हम मोल्टन NaCl का यूज़ कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या होंगे, NaCl में क्या क्या प्रेजेंट है, Na+ और Cl-, और Na+ इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na में, और Cl- के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी।
अब Cl2 क्या है, 2 है ना, 2 एटम हैं क्लोरीन के, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का वो चाहिए, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ है, ओनली वन कैटाइन। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर। अब मैंने तो इसे इस तरीके से याद किया था कि कैट क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो कैटाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एनाइन से किया था आंटी। आंटी क्या मतलब, जो आसपास की होती हैं वो ताने ही तो देती है हमें कि अब तक नहीं पढ़े, ये नहीं हुआ, अच्छे नंबर नहीं आए। तो एनाइन से आंटी वो होगी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसे मतलब उस तरीके से मत लेना, कंट्रोवर्सी मत करना, इस पर सिर्फ याद करने का तरीका है ये। आपको कोई और ट्रिक पता है आप उससे याद कर लेना। ये इजी लगी कि कैट क्या होती है, क्यूट, जो क्यूट क्यूट सी होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा। हम सैड भी होंगे तो हमें पॉजिटिव 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 वो करके हम लाइट फील करवाते हैं, ठीक है। तो कैटाइन क्या होगा, पॉजिटिव। आंटी हमेशा ताने मारती है तो नेगेटिव चार्ज, ये याद रखना है सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो जो रिडक्शन होगा वो किसका होता है, कैथोड के ऊपर होता है ना रिडक्शन। तो अब रिडक्शन किसका होगा, जिसे इलेक्ट्रॉन लेने की भूख होगी। अब Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और Cl माइनस क्या है, कैटा, ये क्या है, एनायन। एनायन मतलब एंटी नेगेटिव चार्ज। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे के अपना Cl2, क्योंकि इसकी जो स्टेबल फॉर्म है ना उसमें कन्वर्ट करना है हमें। अब Cl2 तो गैस के अंदर ही पाई जाती है, क्लोरीन गैस, तो उसे क्लोरीन Cl2 लिख देना। अब इसे बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक ही Cl माइनस लिया था ना, तो वो हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट है NaOH का, Cl2 का एंड H2। अब क्या करेंगे, हम एक्वस NaCl लेंगे, तो एक्वस NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा, NaOH होगा, Cl2 होगा और H2 होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि NaCl तो डिसोशिएट हो रहा है Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, लेकिन एक्वस है, इसका मतलब वाटर भी है सॉल्यूशन में, तो H2O किस में डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव और OH माइनस के अंदर, है ना। तो इसी वजह से ये रिएक्शंस देखो आगे, पहले इन द केस बिसाइड Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस, हमारे पास क्या है, H प्लस और OH माइनस भी है जो H2O सॉल्वेंट से आए हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन का, ठीक है। अब कैटायन कौन कौन से प्रेजेंट है, एक तो Na पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है, ठीक है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में, और H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 गैस के अंदर। अब इसके इलेक्ट्रोड E0 सेल दे रखे हैं, देखो Na का है -2.71 वोल्ट और H2 का क्या है 0.0 वोल्ट, ठीक है। द रिएक्शन विद हाइयर वैल्यू ऑफ E0 इज़ प्रेफर्ड, मतलब जिसकी वैल्यू E0 की ज़्यादा है। अब ज़ीरो वैल्यू तो ज़्यादा है ना, नेगेटिव से तो ज़्यादा ही होगी, तो इस वजह से जो H प्लस की E0 वैल्यू है वो ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा, जो कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वहाँ प्रोडक्ट किसका बनेगा, H पॉजिटिव का। जिसकी E0 वैल्यू ज़्यादा कैथोड के ऊपर, उसी का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पे कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन किसका होगा, H प्लस का। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। H2 के अंदर क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसकी स्टेबल फॉर्म H2 है। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये नहीं होता कि H की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, नहीं। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा या फिर आगे आएगा चैप्टर उसमें पढ़ना। बट H प्लस इज़ प्रोड्यूस बाय डिसोशिएशन ऑफ H2O, मतलब H2O का डिसोशिएशन हुआ था तभी तो H प्लस प्रोड्यूस हुआ है ना, H प्लस प्लस OH माइनस। तो इस वजह से जो नेट रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर वो क्या होगी, कि जो H2O लिक्विड है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये सीधा ये कर दिया, जैसे H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन हमारे पास क्या था, वाटर था, वहीं से H प्लस आया था, सीधा वाटर के को इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हाफ H2 में कन्वर्ट हो गया और OH माइनस जो अलग रह गया ना वो अलग निकल गया।
अब एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो है हमारे पास एनोड के ऊपर एनायंस। एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज, एक तो Cl माइनस है, एक OH माइनस है, ठीक है। तो Cl माइनस क्या करेगा, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और Cl2 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो स्टेबल फॉर्म होगी उस एनायन की तो वही लिखी जाएगी या फिर कैटायन की, ठीक है। अब इनकी ई नोट की वैल्यू देखो, जो Cl माइनस की है वो है 1.36 वोल्ट और इसकी H2O की क्या है 1.23 वोल्ट। The reaction at anode with lower value of E naught is preferred। तो जिसकी कम वैल्यू होगी ना E naught की उसे प्रेफर करेंगे कहाँ पे, एनोड पे। इसलिए क्या होगा, वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू Cl माइनस। तो E naught वैल्यू किसकी कम है, वाटर की कम है। तो इसका मतलब क्या है, होना क्या चाहिए था कि जो H2O है वो O2 में कन्वर्ट होना चाहिए था, कहाँ पे, एनोड के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए जो ई नोट सेल है, मतलब इलेक्ट्रोड है, इसकी कम है, तो हमें बाहर से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। ओवर पोटेंशियल कितना ज़्यादा है ऑक्सीजन का, तो ये प्रेफर नहीं होगी। तो क्या होगा, NaCl H2O के प्रेजेंट में Na प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा था। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, H2O कन्वर्ट हो रहा है हाफ H2 प्लस OH माइनस में, और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cl माइनस एक्वस कन्वर्ट होगा हाफ Cl2 के अंदर। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि ई नोट वैल्यू H2O की तो कम थी, वो तो ठीक है, वो तो कंडीशन फेवरेबल है। लेकिन जो O2 में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए था, H2O को ओवर पोटेंशियल चाहिए था और उसकी वैल्यू हाई होती है। अब बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मतलब उसके ऊपर लगानी है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, Cl माइनस एनोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हाफ Cl2 गैस निकल जाएगी एनोड पे, कैथोड पे क्या निकलेगी, हाफ H2। तो नेट रिएक्शन क्या हुई, NaCl प्लस H2O क्या देगा, Na प्लस OH माइनस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गैस। अब आप ये पूरा बखेड़ा पढ़ के ये सोचते हो कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन है ना, पूरा 3 मार्क्स में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में। क्या ये एक तो पूरा दिखा दें कि भाई बताओ एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 3 नंबर में है तो पूरा लिखना पड़ेगा कि एनोड के ऊपर किसका होगा, Cl2 डिस्चार्ज होगी, कैथोड पे H2 डिस्चार्ज होगी, ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ साथ इनके रीज़न भी देने पड़ेंगे कि कैथोड पे H2 ही क्यों हुई, Na क्यों नहीं हुआ। तो H2 इस वजह से हुई क्योंकि H प्लस का ई नोट वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, और Na प्लस की नेगेटिव थी। तो जिसका ई नोट वैल्यू ज़्यादा वो कैथोड के ऊपर वो होगा, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन होगा। अब आ गया एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, वहाँ पे भी 2 आयंस प्रेजेंट थे, एक तो Cl माइनस और एक OH माइनस, ठीक है। H2O से आएगा OH माइनस। तो OH माइनस क्या था, इसकी वैल्यू तो कम थी, लेकिन जो वजह रही Cl माइनस की वो ये है क्योंकि ओवर पोटेंशियल ज़्यादा लगता है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए, किसको, वाटर को, ठीक है। तो ये इसी वजह से क्या हुआ, जो एनोड के ऊपर है वो Cl माइनस क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक तो ये है, पूरी इक्वेशन लिख के आप बताओगे। और अगर आए 1 नंबर में तो ये पूछेंगे कि जो एक्वस NaCl है वहाँ पे एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो कौन सी गैस होगी, ऑप्शन में दे देंगे H2 गैस, Cl2 गैस, या फिर दे देंगे और कोई, जैसे OH माइनस होगा या फिर और कोई आयन होगा, ठीक है। तो कौन सी गैस हुई है, Cl2 गैस हुई है। ऐसे ही कैथोड पे पूछ लें कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, तो H2 गैस रिलीज़ होगी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट concentration effect during electrolysis of sulfuric acid. The following processes are possible at anode.
मतलब इन ये बोल रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, उन्हें किससे रिप्लेस कर दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जो नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, उसके बेसिस पे। अब इससे क्या हुआ, कंसंट्रेशन के बारे में जानने के लिए अब सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, एक्वस होगा तो H2O कन्वर्ट होगा O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और SO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O8 2 माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ई नोट सेल इसका 1.96 वोल्ट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो रिएक्शन 2.38 थी वो प्रेफर होगी, देखो ये 2.38 अगर डाइल्यूट होगा तो, बट एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिएक्शन 2.34 इज़ प्रेफर्ड। लेकिन जो कंसंट्रेशन H2SO4 की अगर ज़्यादा है ना, मतलब कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा तो 2.39 इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये 2.38 वाली, ठीक है। अब ये देखो, इफ़ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 hours, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना था, IT, तो I एम्पियर में है, और ये कितना है चार्ज, जो टाइम है वो 2 आवर, उसे 60 सेकंड के अंदर कर लेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इससे ही निकल आएगा। अब जो लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, अब इलेक्ट्रोलाइटिकली कौन कौन से थे, Na+ था, Mg2+ था, और Al3+ था, इसी तरीके से और भी मेटल्स थे, ठीक है। तो लिस्ट हम कर लेंगे। अब 2.12 के अंदर क्या दे रखा है कि Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लेके 2Cr3 प्लस 7H2O। What is quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of Cr2O72 माइनस। देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर ऐसी इक्वेशन आए ना तो मैंने आपको बताया था कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की, N इंटू एफ हो जाएगा। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या था, फेरेडे, ठीक है। फेरेडे कूलम के अंदर था ही, ठीक है। तो N की वैल्यू निकाल लो। अब जो Cr2O72 माइनस है उसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो 2x प्लस में और ब्रैकेट में -14, क्योंकि एक ऑक्सीजन का कितना है 2, -2 चार्ज होता है, तो 7 का कितना होगा -14 इज इक्वल टू -2, 14 -2 कितना हो गया 12, और 2 क्रोमियम का 12 है, एक क्रोमियम का कितना होगा 6, तो Cr का चार्ज कितना है इसमें, Cr2O72 माइनस में +6 है। अब +6 6 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है Cr3+ के अंदर, ठीक है। +6 से किस में जा रहा है, 3+ के अंदर, तो एक Cr +6 से +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें कितने हैं 2 Cr हैं, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ये लिख भी रखा है इक्वेशन में। तो कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस होगी, N इंटू एफ, N कितना है 6, 6 इंटू 9 6500 कूलम, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होगी, ठीक है। सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने आपको और उससे पता चल जाएगा। अब है बैटरीज। बैटरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें मेनली क्वेश्चन आपसे NCERT वाले CBSE वाले कौन सा रिपीट हुआ है अब तक, जितने भी वो है ना, तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सा है, लेड वाला, कि लेड का डिस्चार्ज पूछ लेंगे कि कौन डिस्चार्ज की रिएक्शन लिख दो या फिर रिचार्ज की रिएक्शन लिख दो, यही पूछा जाता है मेनली। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करवाती रहूँगी ताकि पता चले कि लास्ट में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि जब चैप्टर करते हैं ना तो साथ साथ क्वेश्चन हो जाएं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ इससे मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब बैटरीज क्या होगी, एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव 1 और मोर देन 1 सेल कनेक्टेड इन सीरीज़, मतलब एक से ज़्यादा सेल जब सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैटरी। सेल
that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cell। मतलब सेल क्या था, मतलब वो तो एक यूनिट थी जिससे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। लेकिन बहुत सारे सेल्स को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। ठीक है। Galvanic cell where the chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy। galvanic cell के अंदर क्या हो रहा था कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे और फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी से क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अब बैटरी के अंदर क्या होगा, प्रैक्टिकली अगर हम यूज़ देखें इसका, should be reasonably light, compact and its voltage should not vary appreciably during its use। मतलब बैटरी की क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि वो लाइट वेट होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो उठा के कहीं से कहीं रख दे। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी है वो उठा के रखी जा सकती है, अपनी कार्स के अंदर, एक्टिवा के अंदर, बाइक के अंदर यूज़ होती हैं वो बैटरीज। कम्पैक्ट होनी चाहिए, मतलब अच्छी चले, लाइफ अच्छी हो। इट्स वोल्टेज शुड नॉट बी वेरी अप्रिशिएबली, मतलब उसकी वोल्टेज वेरी नहीं करनी चाहिए। वोल्टेज क्या हो, ठीक हो। ये नहीं है कि कभी डिम लाइट होगी, कभी फुल लाइट होगी, कभी ज़्यादा वोल्टेज दे दी, कब कम वोल्टेज। इससे तो क्या होगा, जो होता है वही होगा भाई, फ्यूज़ हो जाएंगे, बल्ब वगैरह जल जाएंगी, मोटर्स। तो इससे फ़ायदा थोड़ी ना, नुकसान ही है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। अब कितने टाइप की बैटरी होती हैं, 2 टाइप की। एक तो होती है प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होगी जो प्राइमरी बैटरीज के अंदर क्या होगा, रिएक्शंस होंगी सिर्फ एक बार, और कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, डेड, और फिर उसे रीयूज़ नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, जो आप ये दीवार घड़ी है उसके अंदर जो रिमोट, जो सेल डालते हो ना, वो एक ड्राई सेल है। या फिर जो टीवी का रिमोट होता है उसमें डालते हो आप, या फिर जो आपकी जो ये खिलौने वाली चीज़ें आती हैं ना जिसमें हम सेल डालते हैं, तो वो चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राई सेल यूज़ होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है। जो कहाँ पे यूज़ होगा, ट्रांजिस्टर्स के अंदर या फिर घड़ी के अंदर यूज़ होता है। इस सेल के अंदर क्या होगा, एक जिंक का कंटेनर होगा जो कि एनोड का काम करेगा, और एक कार्बन ग्रेफाइट की रोड होगी जिसके साइड में क्या लगा होगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर लगा है। वो क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में, और कैथोड के ऊपर क्या था, MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और क्या था दूसरा, NH4+। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnOOH NH3 के अंदर। ठीक है। चलो बैटरीज में अगले दोबारा वीडियो बनाती हूँ सिर्फ बैटरीज की, छोटी सी, क्योंकि अभी ज़्यादा हो जाएगा, बोर हो जाओगे तुम। ठीक है, थैंक यू।